बेटा आप देख लेते हैं की ऑब्जर्वेशन डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में जो ऑब्जर्व किया गया वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 न्यू कॉम्बिनेशंस भी हमें दिखाई दिए, क्योंकि जो प्योर पेरेंट्स थे या प्योर लाइन पेरेंट्स थे उसमें क्या था, राउंड येलो कलर था और रिंकल्ड ग्रीन था। लेकिन अभी जो हमें जनरेशन दिख रही है तो उसमें हमने देखा कि 2 नए कॉम्बिनेशंस बने हैं, राउंड ग्रीन बन गया है और रिंकल्ड येलो हो गया है। ठीक है, तो ये 2 नए ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दीज वर नॉट प्रेजेंट इन पेरेंट्स, जबकि ये दोनों ही प्लांट्स कैरेक्टर जो थे वो पेरेंट्स में थे ही नहीं। ठीक है, तो इससे मेंडल ने कंक्लूजन निकाली कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। इन्होंने एक लॉ और दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या था कि ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर होते हैं फर्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इंडिपेंडेंटली। एंड जो सीड की शेप है डज नॉट अफेक्ट सीड कलर। जो जैसे कि यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, सीड की शेप लिया था और उसका कलर लिया था। अगर सीड की शेप चेंज हो रही है तो उसका अफेक्ट उसके कलर पे नहीं पड़ेगा, वो अफेक्ट नहीं होगा। तो सीड शेप डज नॉट अफेक्ट सीड कलर। ठीक है, ये 2 अलग अलग कलर थे और दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या था कि डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर इन F1 जनरेशन। मींस जो डोमिनेंट था वो हमें किस में दिखाई दिया, F1 जनरेशन में। लेकिन F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई नहीं दिए थे तो वो क्या हो गए थे, वहां पे रिसेसिव फॉर्म में रिसीव कर लिए गए थे। अब है सेग्रीग्रेशन। सेग्रीग्रेशन में क्या देखा कि जो एलील्स होते हैं, मींस किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होती है, जीन की 2 फॉर्म्स हैं जिन्हें हम 2 एलील्स कहते हैं। ये एलील्स सेपरेट होती हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। सपोज कीजिए कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस में इस तरह से ये 2 क्रोमोसोम्स हैं और इन क्रोमोसोम पे यहाँ पे अगर एक हाइट का जीन लगा हुआ है जो आपके कैरेक्टर हाइट को कंट्रोल करता है, तो इसका जो होमोजाइगस क्रोमोसोम होगा उसमें भी हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन यहीं पर प्रेजेंट होगा। लेकिन जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा तो होगा क्या कि एक क्रोमोसोम यानी एक सिंगल जीन इधर आ जाएगी और एक दूसरी जीन उस तरफ दूसरे गैमेट में चली जाएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पे एलील्स का क्या हो रहा है, सेग्रीग्रेशन हो रहा है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब कह रहे हैं कि मेंडल्स की यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस क्या थी। नंबर 1 यूनिट फैक्टर्स। मीन जब मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो उस समय पे जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जीन जैसे वर्ड को तब नहीं जानते थे, तब मेंडल ने उनको कहा फैक्टर्स। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर्स मींस उन्होंने बताया कि कोई भी ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। तो मेंडल ने बताया कि कोई ना कोई फैक्टर जरूर इन प्लांट्स में है जो इनके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट्स, हर एक पेरेंट से उसको वो कैरेक्टर या वो फैक्टर मिलता है जो इसके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। उन्होंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस कि 1 ट्रेट्स एक्सप्रेस ओवर रिसेसिव। अगर एक ही कैरेक्टर की 2 फॉर्म्स हैं तो उसमें से एक ही कैरेक्टर का एक ही फॉर्म ही डोमिनेंट हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को क्या कर देती है, रिसेसिव फॉर्म में डाल देती है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देती। ठीक है, तो हमेशा एक डोमिनेंट फॉर्म वाला ही एक ही कैरेक्टर फॉर्म आपको दिखाई देता है। भाई ये तो नहीं होता ना कि एक ही बंदे की हाइट ज्यादा भी है और कम भी है, या तो ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, तो इट्स मीन दोनों का बेसिक कैरेक्टर है कि दोनों हाइट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हाइट एक हमने ली है बहुत ज्यादा, एक हमने ली है बहुत कम। तो न्यू जनरेशन जो फॉर्म्ड होगी वो कैसी होगी, या तो हाइट कम होगी या हाइट ज्यादा होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो जो डोमिनेंट होगा वो हाइट हमें दिखेगी तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, और जो हाइट हमारी छिपी रह जाएगी वो रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, एलील्स। एलील्स ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, अच्छा इससे पहले देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं थर्ड की, क्या है,
हमने पहला पढ़ा यूनिट फैक्टर, सेकंड हमने पढ़ा डोमिनेंस लॉ, अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन। ये क्या था कि ईच गैमेट गेट्स ओनली वन एलील्स। जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया कि अगर किसी भी सेल में 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं तो ये ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक गैमेट में एक ही एलील मिलता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, लॉ ऑफ सेग्रीग्रेशन, कि ईच गैमेट गेट्स ओनली वन एलील, हर एक गैमेट के अंदर एक ही एलील आता है। ठीक है, अब बात करते हैं 4th नंबर पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या है कि जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। मींस जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि सीड है और सीड की भी 2 कैरेक्टर्स हमने कंसीडर करे, सीड की शेप और सीड का कलर। अब यहाँ पे सीड की शेप वही रही, कलर चेंज हो गया, या कलर वही रहा, उसकी शेप चेंज हो गई। तो हमने देखा कि सीड के भी जो 2 कैरेक्टर थे वो 2 जीन से कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट थे। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर दिया तो वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जीन जो होते हैं वो डिफरेंट ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अपने अपने कैरेक्टर को बिना किसी मतलब डिपेंडेंसी नहीं होती उनकी किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए। तो जो जिस जीन का कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली उसको असॉर्ट करती है इनटू द न्यू जनरेशन। ठीक है, अब बाकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, जैसे कि एलील्स, एलील्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए। जैसे हमने कैपिटल आर लिया राउंड के लिए, स्मॉल आर लिया हमने रिंकल्ड के लिए, कैपिटल वाई हमने लिया येलो के लिए, और स्मॉल वाई हमने इंडिकेट किया ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, इसके बाद होती है गैमेट्स। ये गैमेट्स क्या है, गैमेट्स ही बेटा वो सेल्स होती हैं जो फ्यूजन करती हैं और आखिर न्यू जनरेशन को फॉर्म्ड करती हैं। इसके अलावा हम कहेंगे कि क्योंकि हम हेरिडिटी पढ़ रहे हैं तो गैमेट ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे कैरेक्टर्स के जीन को कैरी करती हैं और उन्हें सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है जो हम किसी को देख के बता सकते हैं, जैसे कि पौधा लंबा है या छोटा है, टॉल है या डार्क है, तो जो हम फिजिकली अपीयरेंस से बताते हैं ये होती है हमारी फिनोटिपिक रेशो। लेकिन अब वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है ये आप नहीं बता सकते देखकर, तो ये होता है उनका जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे क्या, जीनोटाइप। ठीक है, अब सेकंड आपको ये बता ही दिया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले पेरेंट्स को लिया गया जिनके डबल कैरेक्टर्स को यहाँ पे कंसीडर किया गया। एक मेल प्लांट था, एक फीमेल प्लांट था। मेल प्लांट जो था वो राउंड येलो था, जबकि फीमेल प्लांट जो था वो रिंकल्ड ग्रीन था। ठीक है, इसके बाद इसमें होने दिया क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया जिससे हमें F1 जनरेशन मिली और वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉपिक थे, मींस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो दोनों ही कैपिटल हैं, कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशंस में कैपिटल लेटर ही डोमिनेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में हमें मिलते हैं राउंड एंड येलो। जब ये वाले प्लांट्स अब सेकेंड जनरेशन यानी F2 को बनाते हैं तब इनमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन और उससे हमें मिलते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। लाइक हमें राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के साथ साथ 2 और नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, इन द रेशो ऑफ 9:3:3:1। जब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पर, ठीक है, व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, मेल और फीमेल इज डिसाइडेड, इट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। कह रहे हैं कि वो प्रोसेस या वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू किसी भी मेल और फीमेल का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और ये डिसाइड हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल गैमेट्स जिस समय फ्यूज हुए हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसी समय डिटरमाइन हो जाता है कि वो जो बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, डेफिनेशंस अगर हम देखें तो इट इज द मैकेनिज्म बाय विच द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिसाइडेड एज इट बिगिन लाइफ। ठीक है,
क्रोमोसोम्स बेसिस। अब कह रहे हैं कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन था ये फर्टिलाइजेशन के समय पे ही डिसाइड हो जाता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन वही प्रोसेस है जिससे ये डिसाइड होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की कि ये कैसे पता चला है, डिटरमाइन हुआ फर्टिलाइजेशन पे। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे जो गैमेट्स होते हैं उनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसी से डिसाइड होता है कि आने वाले बच्चे का जो सेक्स है वो कौन सा बनेगा, वो मेल बनेगा या वो फीमेल बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके क्रोमोसोम्स की कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को देखें तो ह्यूमन बीइंग की हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब इन 46 को अगर हम पेयर्स में देखें तो हमारे जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के वो हुए 23 क्रोमोसोम पेयर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब 23 क्रोमोसोम्स में से जो हमारी गैमेट्स मदर सेल होती हैं, ठीक है, हमारी जो गैमेट्स की मदर सेल्स हैं मींस जिन्हें हम गोनेड्स कहते हैं, टेस्टिस एंड ओवेरी। ठीक है, इनके अंदर हमारे गैमेट्स बन रहे हैं, तो इनकी जो मदर सेल्स हैं जो इन्हें बना रही हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब इन मदर सेल्स के अंदर होता क्या है कि 23 पेयर्स में से जो 22 पेयर्स होते हैं वो तो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स। कौन से होते हैं? ऑटोसोम्स। ठीक है, जो 23rd पेयर होता है हमारा इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्लियर है? तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो 22 पेयर्स या 23 पेयर्स में से हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट गैमेट में और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम सेकंड गैमेट में ट्रांसफर हो जाता है। देखेंगे कि अगर किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हम इनको डिवाइड करेंगे कि 22 पेयर प्लस 23। ठीक है, अब ये 22 पेयर्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों में ही XX होते हैं, लेकिन जो 23rd पेयर होता है 23वां जोड़ा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो फीमेल्स में वो भी XX ही होता है, लेकिन मेल में वो X और Y होता है। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर गैमेट्स बन रहे हैं तो गैमेट्स में जो हाफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर होते हैं उसमें से कुछ गैमेट्स ऐसे बनेंगे जिसमें से ये X और ये X सेपरेट हो जाएंगे और गैमेट्स बन जाएंगे। तो आपने देखा कि 100% जो गैमेट्स यहाँ फॉर्म्ड हुए हैं इनसाइड ऑफ द फीमेल वो सारे के सारे कौन से हैं? X क्रोमोसोम वाले हैं। लेकिन अगर जब मेल बॉडी में गैमेट्स बनेंगे तो उसके 50% क्रोमोसोम्स में तो स्पर्म्स में तो होगा X क्रोमोसोम और 50% स्पर्म्स में होगा Y क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं गैमेट्स के अंदर। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम्स बेसिक्स हैं वो क्या है कि ह्यूमन है 46 क्रोमोसोम्स मींस 23 पेयर्स। इसमें से जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि 22 पेयर्स वो कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के कैरेक्टर्स को और इन्हीं को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, लेकिन 2 क्रोमोसोम्स जो इसमें होता है यानी लास्ट 1 पेयर वो डिटरमाइन करता है सेक्स को। ठीक है, टाइप की अगर हम बात करें तो जो 1 पेयर है लास्ट वाला जो सेक्स डिटरमाइन कर रहा है इसमें एक क्रोमोसोम X होता है और दूसरा क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कैसे, क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कैसे होता है कि देखो मेल के अंदर X और Y हैज 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो मेल होते हैं वो XY है, इसका मतलब कि उनके पास एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम्स है जो कि प्रोड्यूस करता है 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स को, X बियरिंग स्पर्म्स एंड Y बियरिंग स्पर्म्स कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक। मतलब अभी आपको बताया कि हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं जिन्हें हम 23 जोड़े यानी 23 पेयर्स कहते हैं। उसमें से 22 जोड़े सेम होते हैं मेल में भी और फीमेल्स में भी जिन्हें हम XX से डिनोट करते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग है।
जैसे कि अभी आपको मेल का बताया कि इसका जो 23वां जोड़ा है वो होगा कैसा, एक्स और वाई। तो जब ये गैमेट्स को फॉर्म्ड करेगा तो ये एक्स और वाई में से एक टाइप के क्रोमोसोम जो बनेंगे उसमें एक्स का ट्रांसफर होगा और दूसरे टाइप के में वाई क्रोमोसोम का ट्रांसफर होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेल बॉडी के अंदर दो तरीके के गैमेट्स फॉर्म्ड हुए हैं, यानी उसके अंदर जो स्पर्म्स बने हैं वो दो टाइप के हैं। पहला जिसमें एक्स क्रोमोसोम को कैरी किया हुआ है और दूसरा स्पर्म जिसने वाई क्रोमोसोम को कैरी किया हुआ है। तो यहाँ पे डबल फॉर्म्स हमें गैमेट्स की देखने को मिलती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेल है वो कैसा है, हेट्रोगैमेटिक है। ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल को हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं, मतलब कि इसके 22 तो हैं ही सेम एक्स एक्स, लेकिन जो 23वां जोड़ा था वो भी एक्स एक्स ही होता है। अब जब गैमेट्स फॉर्म्ड करेगी फीमेल तो एक में ये वाला एक्स जाएगा, दूसरे में ये वाला एक्स जाएगा। इट्स मीन कि 100% जो गैमेट्स होंगे वहां पे चांसेस सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स की ही होती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो होमोजाइगोटिक होती हैं, मतलब उनके जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, सेम ही होंगे, सबके पास एक्स क्रोमोसोम ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, समझ गए कि मेल बॉडी के बाद दो तरीके के गैमेट हैं, एक्स और वाई, और फीमेल्स के पास एक ही तरीके के गैमेट हैं, सिर्फ एक्स। अब मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, अब हमें देखना होगा कि जब गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो फ्यूजन से कॉम्बिनेशंस क्या बन रहा है। क्या जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं अगर वो दोनों एक्स एक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो फीमेल चाइल्ड होगा, और अगर वो एक्स वाई सिस्टम बनाते हैं तो मेल चाइल्ड होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे देखना है कि भाई फीमेल के पास तो ऑप्शन ही सिर्फ एक्स का है। ठीक है, फीमेल के पास तो ऑप्शन सिर्फ एक्स का है, वाई का कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब जो मेल है उस पर डिपेंड करता है कि फीमेल्स के जो एक्स एग हैं, दोनों कंडीशन में एक्स एग और एक्स एग है। ठीक है, और इसमें दो केस बनते हैं मेल गैमेट के, कि पहला केस कि अगर स्पर्म वो फ्यूज हुआ है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, तो स्पर्म का एक्स प्लस एग का एक्स, तो कॉम्बिनेशन बन गया एक्स एक्स, तो यहां पे क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। लेकिन केस नंबर 2 में हम देखेंगे कि जो स्पर्म एक्स एग्स से फ्यूज हुआ है वो कैरी करता है वाई क्रोमोसोम, तो वाई स्पर्म किससे फ्यूज हो रहा है, एक्स एग से, तो कॉम्बिनेशन क्या बना, एक्स वाई। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक्स वाई, मेल का। तो यहाँ पे जो चाइल्ड बनेगा वो कैसा होगा, मेल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सेक्स को डिटरमिनाइज करा जाता है। अब बात आती है कंक्लूजन की कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर, मेल। जो बच्चा है कि वो लड़का होगा या लड़की, ये किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है। क्यों करता है, बिकॉज फीमेल ऑलवेज गिव्स एक्स एंड मेल गिव्स एक्स और वाई, क्योंकि फीमेल के पास तो वाई का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही कैरी करती है, जबकि जो मेल होते हैं उनके पास एक्स और वाई दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि एक्स फ्यूज होगा या वाई। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी होती है कि 50% चांसेस हैं बॉय के और 50% चांसेस होती हैं गर्ल्स की। ठीक है, ये दोनों की चांसेस होती है इक्वली, कि बाई चांस कौन सा गैमेट फ्यूज होगा उस पर डिपेंड करता है। चेकर बोर्ड्स के थ्रू या पुनेट स्क्वायर्स के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि इधर एक्स एक्स क्रोमोसोम है, इधर एक्स वाई है, तो एक्स एक्स फ्यूज करेगा फीमेल बनेगा, एक्स एक्स फ्यूज करेगा तो फीमेल बनेगा। ठीक है, ये जो एक्स है ये फादर का है, कि अगर फादर का स्पर्म इस वाले गैमेट एक्स से फ्यूज करेगा तो भी एक्स एक्स बनेगा, और फादर का एक्स स्पर्म अगर इस वाले एक्स से फ्यूज करेगा तो भी फीमेल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर फादर का जो स्पर्म फ्यूज हो रहा है एक्स से, अगर वो वाई स्पर्म को कैरी करता है तो एक्स वाई बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा बॉय। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरे फीमेल गैमेट से एक्स से फ्यूज हो रहा है स्पर्म्स वाई, तो भी एक्स वाई। तो 50% चांसेस होती हैं कि गर्ल्स बनी और 50% चांसेस होती है कि बॉयज बने। ठीक है,
अब ये XX और XY जो मैकेनिज्म है ये फाउंड होती है ह्यूमंस में और फ्रूट फ्लाई में, ठीक है। इसके अलावा मेल जो होते हैं वो X0 और फीमेल जो होती हैं वो XX होती हैं, ठीक है। किसमें? ये होती हैं आपके ग्रास होपर और इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो आपने देखा जो XX XY मैकेनिज्म है वो ह्यूमन बींग्स में होती है और फ्रूट फ्लाई में देखने को मिलती है, जबकि XX और X0 यानी XX फीमेल और X0 मेल होता है। तो X0 वाला मेल जो होता है वो किस कैटेगरी में आपको मिलता है? जो ग्रास होपर है या जो इंसेक्ट्स हैं इसमें जो मेल होता है वो X0 क्रोमोसोम्स को कैरी करता है। एनवायरमेंटल सेक्स जो होता है जैसे कि टेम्परेचर अफेक्ट सेक्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स इंक्यूबेटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। ये एक है कि एनवायरमेंटल जो सेक्स होते हैं वो क्या है कि जो सेक्स जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर जो होता है वो अफेक्ट कर सकता है सेक्स को, जैसे कि एग्स इंक्यूबेटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर, जो एग्स हैं उनको अलग अलग टेम्परेचर पे इंक्यूबेट किया जाता है, तो वहाँ पे मेल फीमेल का कंसेप्ट देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन।